गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। So our next chapter is complex number. Complex number introduction. ओरिजिन कहाँ से हुआ वो आप समझ लीजिए। क्लास 10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स फाइंड आउट किए थे तो डिस्क्रिमिनेंट पर रूट्स डिपेंड करते थे। When d is positive then roots are real distinct. If d is 0 then roots are real equal. And if d is negative then roots are not real. और यही नॉट रियल नंबर्स को आप इमेजिनरी नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके पीछे रीजन ये है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता और इसलिए अपन यहाँ पर जब फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला आपने मेंशन किया था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो d पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो तीन बातें हो सकती हैं। पॉजिटिव होगा तो रूट निकलेगा, जीरो है तो जीरो का रूट भी एग्जिस्ट करता है, बट व्हेन d इज नेगेटिव देन रूट डज नॉट एग्जिस्ट। और इसलिए आप क्लास 10th में बोलते थे कि रूट्स आर नॉट रियल। बट क्लास 11th में यूलर मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस किया था कि नेगेटिव नंबर का भी रूट आप निकाल सकते हो और रूट ओवर -1 को आयोटा उन्होंने बोला था। तो ग्रीक वर्ड है आयोटा और उसको आई से डिनोट करेंगे अपन और आगे चल के अपन आयोटा की जगह आई ही बोलेंगे। सो सबसे पहला जो यहाँ पर आपने बात याद रखनी इस पूरे चैप्टर में, स्क्वायर रूट ओवर -1, this quantity is called iota and denoted by I. And this is by Euler mathematician. And by this theory, आगे से आप कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा, by this supposition, नेगेटिव नंबर्स के जो स्क्वायर रूट हैं उनको इमेजिन किया गया है। ये केवल इमेजिनरी नंबर्स हैं, इनको आप नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते हैं। पूरा जो चैप्टर है वो इमेजिनेशन पर है और इमेजिनेशन केवल इतनी है जहाँ जहाँ नेगेटिव नंबर पे रूट आएगा उसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ओवर -1 को आई कंसीडर किया। तो जो आप पढ़ते थे यहाँ पर फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो d इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट और जब आप ये d का वैल्यू कैलकुलेट करते हो डिस्क्रिमिनेंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और जब ही ये d नेगेटिव आ जाता है व्हेन d इज नेगेटिव तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आप रूट्स आर नॉट रियल लिख के छोड़ देते थे। लेकिन अभी जब नेगेटिव नंबर आएगा तो आप उसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ओवर -4, मतलब सपोज d आपने कैलकुलेट किया और d -4 आ गया, तो व्हेन d इज -4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो -4 को अपन स्क्वायर रूट ओवर -4 को आप स्क्वायर रूट ओवर 4 स्क्वायर रूट ओवर -1 लिखेंगे और स्क्वायर रूट ओवर 4 का वैल्यू तो आपका 2 होता है। तो दिस इज 2i। तो i केवल यहाँ पर ये डिनोट करेगा कि दिस इज एन इमेजिनरी क्वांटिटी और इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। इमेजिनरी नंबर कभी भी नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं। तो 2 आयोटा पढ़ेंगे या फिर 2i पढ़ेंगे एंड ऐसे नंबर सारे कहलाएंगे आपके इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर और अब अपन इसमें आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। इतनी बात में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर मतलब नेगेटिव रूट के भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या बोले सर? नेगेटिव नंबर के भी रूट एग्जिस्ट करते? नेगेटिव नंबर का रूट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनेशन है। आप यदि प्रैक्टिकली इसको करोगे, कैलकुलेटर ले लीजिए, आप कैलकुलेटर में कोई नेगेटिव नंबर दबाइए, उसके बाद इसका रूट माइक करो रवि।
कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर पे कोई नेगेटिव नंबर लो, नेगेटिव नंबर के बाद आप स्क्वायर रूट दबाओगे तो एरर का साइन दिखाता है वहां पर, या साइंटिफिक कैलकुलेटर रहा तो एंड ही आता है, नॉट डिफाइंड। तो रियल वर्ड में एक्चुअली नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये तो केवल इमेजिनेशन है, इमेजिन किया है कि इसको ऐसा माना है, तो आप कहीं भी मत इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर ही नहीं सकते, तो ये रियल नंबर आएगा ही नहीं। तो इनडायरेक्टली प्रैक्टिकली नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट नहीं करता, केवल बाय यूलर मैथमेटिशियन ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये सारे नंबर्स आपके इमेजिनरी नंबर हैं और कभी भी नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं होंगे। एंड ड्यू टू दिस सपोजिशन अपन यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेगेटिव नंबर का रूट एग्जिस्ट करता है। मैं रूट ओवर -4 को आगे से 2i लिखूंगा, कभी भी 2i लिखा है तो i यहाँ पर अभी है, i का वैल्यू होता है रूट ओवर -1, तो रूट हमने कैलकुलेट किया ही नहीं एक्चुअली, वो आपको i छोड़ दिया लिख के, i छोड़ दिया, i का वैल्यू होता है रूट ओवर -1, तो इनडायरेक्टली रूट निकले ही नहीं है, केवल इमेजिन किया गया, i फॉर इमेजिनेशन, इमेजिनरी नंबर। ठीक है आयुष? हाँ सर। चलिए, सो नाउ वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर अपन उसमें फर्दर आगे चलेंगे। तो हियर वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी बोलो सर। फिर जैसे रूट की वैल्यू निकलती कैसी है, जो अगर माइनस की तो नेगेटिव रूट की तो वैल्यू निकलती नहीं, तो पॉजिटिव रूट की कैसे निकालते हैं? ये बताया रूट -4 को 2i लिखेंगे, ऐसे निकलती है। नहीं सर, पॉजिटिव रूट की, जैसे कि अभी √3 की वैल्यू 1.732 है, तो सर उसकी रूट वैल्यू कैसे निकाले होंगे? वैल्यू कैसे निकाले, तो स्क्वायर रूट आपने निकालना सीखा होगा, छोटी क्लासेस में निकालना बताते, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सब निकालने का मेथड है वहां पर। स्क्वायर रूट का ग्राफ भी होता है, और आपको ये भी बताया होगा कि 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उस नंबर से बड़ा भी आता है, जब मोर देन 1 किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो उस नंबर से छोटा आता है। ठीक है, तो ये अभी आपको है नहीं, वहां पर कहीं सब्जेक्टिवली लिखने नहीं आएगा कि √2 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाए, बहुत छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। अब तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लर्न करनी है, √2 1.414 होता है, √3 1.732 होता है, एटसेट्रा, बस इतना याद रख के छोड़ देना है। ठीक है, इसकी जरूरत है। चलिए, सो नाउ वी मूव ऑन टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है रवि कुमावत? यस सर। तो हेडिंग देखिए, लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to x plus iota y, where x y belongs to R and iota का वैल्यू √-1 is called कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमेशा याद रखिए कि हमने हमेशा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करना है, और इस तरीके का कोई भी नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म का जो नंबर होता है x प्लस आई वाई, वेयर x और y क्या है, x एंड y आर टू रियल नंबर्स, और i तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट ओवर -1, नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y, इस तरीके के नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय z, और इसको हम z से डिनोट करेंगे। मतलब यदि आपको इफ यू हैव टू सपोज 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अपन z1 z2 बोल देंगे। यदि आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेने तो z1 z2 z3 कंसीडर कर लेंगे। सो हियर वी हैव टू कंसीडर, यदि आपको कंसीडर करना पड़े, ठीक है, 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा, तो अपन z1 z2 हमेशा z बस यहाँ पर डिनोट करना है। ओके, तो एक बार री एंटर करो बेटा स्वयं। चलिए, तो एंड इसमें एक फर्दर बात और भी है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड set of complex number is denoted by capital C and defined as
C, कैपिटल C है ये, और it is the collection of all z such that z is equal to x plus iy, x, y are real number and iota का value root over -1. So this is the definition of complex number. z से डिनोट करेंगे, एक बात जो आपने सीखी। दूसरी बात जो आपने सीखी, इसका जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है आगे से हम इसको C से डिनोट करेंगे। जैसे आपने पढ़ा सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N से, सेट ऑफ होल नंबर्स W से, सेट ऑफ इंटीजर्स I या फिर Z से, सेट ऑफ रैशनल नंबर Q से, सेट ऑफ रियल नंबर R से, एंड सिमिलरली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल C, Z इज इक्वल्स टू x प्लस iy। इस तरीके के सारे नंबर्स का जो कलेक्शन है वो कहलाएगा आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर z का वैल्यू x प्लस iy होता है, x और y रियल नंबर है, i रूट ओवर -1 है। ये वही बात लिखी है जो आपने ऊपर भी मेंशन करी। तो बेसिक जो आइडिया है वो ये कि इस तरीके के फॉर्मेट में नंबर होना चाहिए, इस तरीके का फॉर्मेट का जो नंबर होगा दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें आगे अपन थोड़ी और कुछ बातें कर रहे हैं। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट है आपको पूछ लीजिए। पेज, हाँ बोलो कुणाल। सर वो सी में वैल्यू -1 -2 -3 अंडर रूट में रहेंगी ना? क्या बोले? जो सी सेट रहेगा उसके अंदर की वैल्यूज अंडर रूट -1 ऐसी रहेंगी ना? हाँ, उसके अंदर सारे इमेजिनरी, जितना भी इमेजिनरी नंबर्स हैं वो सबका जो कलेक्शन है वो सारा का कलेक्शन हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। और आप एक बात समझ लें कि आप कोई भी नंबर अब आगे बोल दोगे, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको 10th तक ये सिखाया गया है कि एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। 10th में आप कोई भी नंबर बोलो वो रियल नंबर होता था। 1 रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, -1 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है, 1.312 भी रियल नंबर है। कोई भी नंबर बोलोगे वो रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर अपने में सारे को कंटेन किए हुए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर नंबर रियल नंबर होता है। क्लास 10 तक आपने सीखा। और अब आपने यहाँ पर देखा है कि दो रियल नंबर को लेके मैं एक इमेजिनरी नंबर बना रहा हूँ। यहाँ पर आपने बोला है कि एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, रियल नंबर है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर है। तो अब आप ये बोलना कभी भी गलत नहीं होगा कि एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर बोलो आप, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्योंकि हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आप उसमें ये पार्ट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आयोटा। तो एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो सबसे बाहर है और वो सबको अपने में कंटेन किए हुए। जो इमेजिनरी वर्ड आप बोलते हैं बिल्कुल वैसी बात है, इमेजिनेशन है पूरा। तो एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी भी ये बोल दोगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, गलत नहीं है। एवरी इंटीजर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज मतलब नेचुरल हो, इंटीजर हो। सर हाँ बोलो प्रतीक। सर सबसे बड़ा नंबर सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का है क्या? सेट मतलब ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच कंटेन्स ऑल दी सेट्स, जो सारे सेट्स को अपने में कंटेन किए हुए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। मीन सर अपन उसको यूनिवर्सल बोल सकते हैं। हाँ, नंबर सिस्टम के लिए यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर सी में जेड उस फॉर्मेट में रहेंगे कि अंडर रूट के फॉर्मेट में रहेंगे क्या बोल रहे हो? एलिमेंट? जो सी सेट में जो एलिमेंट्स रहेंगे अंडर रूट के फॉर्म में रहेंगे नहीं नहीं, कि इस फॉर्म में रहेंगे, जेड एक्स प्लस आई के फॉर्म इस में फॉर्म रहेंगे? में रहेंगे, इस फॉर्म। ओके इस फॉर्म के जो नंबर हैं वो सारे जेड में रहते हैं। अब आप अंडर रूट मत लिखिए, जहां भी रूट आएगा नेगेटिव नंबर को उसको हम आई से लिख देंगे। तो मैं अब रूट कहीं लाऊंगा ही नहीं। यहाँ पर मेरे को दिखा कि रूट ओवर -2 लिखना है, तो मैं रूट ओवर -2 को √2 इंटू आई लिख दूंगा। तो कभी भी आपका जो है नेगेटिव नंबर पे रूट आपको दिखेगा ही नहीं। तो अब एक बात जो आपने सीखी, इस तरीके का जो नंबर है इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस नंबर में दो बातें हैं। this x is called real part of the complex number। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। x is called
real part of Z and is denoted by REZ, and Y is called imaginary part of Z and is denoted by IM। आगे से ये x को हम रियल पार्ट, जो विदाउट x, जो विदाउट i लिखा हुआ है वो रियल पार्ट कहलाता है, और जो विथ i लिखा है इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। दिस इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बना है, एक रियल पार्ट और एक imaginary part. So in this complex number, x is called the real part and y is called the imaginary part of the complex number. अब इसमें एक बात नोटेबल है ये कि if imaginary part of z is equal to 0, then complex number z is purely real, and if real part of complex number is 0, then complex number z is purely imaginary। तो ये आप याद रखें, यदि ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों पार्ट हो। जैसा मैंने आपको बोला था कि हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं कोई रियल नंबर जैसे 2 ले लेता हूँ, तो 2 को मैं 2 प्लस आई का 0 लेता हूँ, तो ये आ गया a प्लस आई बी के फॉर्म में, a और b दोनों रियल नंबर हो गए। तो यहाँ पर मैंने 2 को 2 प्लस आई 0 के फॉर्म में लिखा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब यदि आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट देखें, तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, और इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। तब फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलेंगे प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब है उसका रियल इमेजिनरी पार्ट 0 है। प्योरली रियल बोलेंगे तो इमेजिनरी पार्ट 0 है, प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे तो रियल पार्ट 0, जो बोलेंगे उसके अपोजिट वाला 0 हो जाएगा। तो ये है प्योरली का मतलब। प्योरली का मतलब ये हो गया कि यदि आप रियल पार्ट को 0 कर रहे हैं तो वो फिर प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर रहे हैं तो फिर वो प्योरली रियल। तो ये इसमें एक मेन बात है। तो इसमें आपने एक चीज ये भी सीखी कि इस तरीके से आप हर नंबर को इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी नंबर, जैसे 1/2 मैंने लिया तो मैं 1/2 को 1/2 प्लस आयोटा 0 लिख सकता हूँ, और इसलिए 1/2 प्लस आयोटा 0 ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। बट यदि आप जब इसको देखेंगे तो ओवरऑल तो ये 1/2 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इस कैटेगरी में डाला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। सो नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई आपने लेना, x और y दोनों रियल नंबर है, i का वैल्यू स्क्वायर रूट ओवर -1 होता है, x रियल पार्ट ऑफ z है और y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलेंगे, और इफ इमेजिनरी पार्ट 0 देन z इज प्योरली रियल, इफ रियल पार्ट 0 देन z इज प्योरली इमेजिनरी। और एक बात और, मैं यदि इसको आपको आर्गन डायग्राम में प्लॉट करके बताऊं, आर्गन डायग्राम बोलते हैं या फिर इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होती थी, यहाँ पर अपन वहां पर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते थे 2D प्लेन, और यहाँ पर अपन उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं या फिर गॉसियन प्लेन बोलते हैं या फिर आर्गन प्लेन बोलते हैं, आर्गन डायग्राम बोलते हैं।
तीन में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, आर्गन डायग्राम, गॉसियन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो इस प्लेन में और 2D प्लेन में क्या डिफरेंस है? 2D प्लेन में आप इन दो परपेंडिकुलर लाइन लेते थे एंड दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, टू परपेंडिकुलर लाइन। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते थे। बट यदि आप कॉम्प्लेक्स प्लेन इसको बोल रहे हैं या आर्गन डायग्राम बोल रहे हैं, आर्गन डायग्राम, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, आर्गन प्लेन बोलेंगे, गॉसियन प्लेन। तो अब जिसको आप एक्स एक्सिस बोलते थे हॉरिजॉन्टल लाइन को, उसको हम यहाँ पर रियल एक्सिस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस नाम नहीं देना, दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। ये अपन रियल एक्सिस बोलेंगे। और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है जिसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई एक्सिस बोलते थे, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। और इमेजिनरी एक्सिस है, हमने इसको डॉटेड प्लॉट किया, तो दिस लाइन इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। तो इतना फर्क है, आप वहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते थे, यहाँ पर ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। अब होता यह है कि मेरे को यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन डायग्राम में शो करना है, दिखाना है, आर्गन डायग्राम में प्लॉट करना है, ये देखिए ये प्लेन भी जो है वो हमने इमेजिनरी प्लेन लिया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रियल एक्सिस ली हुई है और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको इमेजिन किया है, इसलिए ये पूरा प्लेन जो है वो इमेजिनरी प्लेन है। तो नहीं तो आप बोलोगे कि सर वो जब नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं हो सकता तो आप प्लेन पे कैसे प्लॉट कर रहे हो? तो एक्चुअली ये प्लेन पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन प्लेन को इमेजिन किए हुए, परपेंडिकुलर लाइन जो है उसको डॉटेड बनाया है, ये इमेजिनरी एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अब होता ये है कि मान लो जैसे इफ वी टेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 2 + 3i, if we suppose z is equal to 2 + 3i, ठीक है, तो 2 + 3i में आप देख रहे हो 2 is a real part of the complex number and 3 is the imaginary part of the complex number। तो ये पार्ट पहचानना क्यों जरूरी है? तो इस पार्ट की जरूरत ये है कि आपने 2 यूनिट डिस्टेंस रियल एक्सिस पे कवर करनी है। रियल एक्सिस पे आप 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करोगे, तो ओरिजिन से मैंने 1 यूनिट और 2 यूनिट डिस्टेंस जो है वो रियल एक्सिस पे कवर किया, और फिर इस पॉइंट से इमेजिनरी एक्सिस के अलाउंग, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 3 यूनिट डिस्टेंस। तो दिस इज 1 यूनिट डिस्टेंस, 2 यूनिट डिस्टेंस, 3 यूनिट डिस्टेंस। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर, तो ये अब आपका जो पॉइंट आप लिखोगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे z इज इक्वल टू 2 + 3i। तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3। जब आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो, आयोटा जिसके साथ लगा है वो केवल इसलिए मेंशन किया जाता है कि आपने इमेजिनरी एक्सिस पे कौन सा डिस्टेंस कवर करना है। इसमें केवल बाइफर्केशन करने के लिए हम 2 + 3i लिखते हैं। तो 2 + 3i में 2 आपने रियल एक्सिस पे कवर करनी है और 3 आपने इमेजिनरी एक्सिस पे कवर करनी है। तो आप बिल्कुल ये बात मान के चलें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल इतना सा फर्क है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते थे, तो आप इसी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट जो लिखते थे, कोऑर्डिनेट आप इसी पॉइंट को लेते थे 2, 3, उसको आपने ऑर्डर पेयर 2, 3 से डिनोट किया था। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम इसको लिखेंगे 2 + 3i, बस इतना सा फर्क है। तो आपकी यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छी है तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है। बस केवल फर्क इतना है कि हम 2, 3 लिखते थे वहां पर, अब मैं यहाँ पर 2, 3 की जगह उसको 2 + 3i लिख दूंगा। और आगे आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि कहीं 2, 3 लिखा है तो उसको आप 2 + 3i ही सपोज करेंगे, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में 2, 3 लिखा हुआ है। So this is the representation of a complex number in argand diagram और complex plane। ये रियल एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, और आप यहाँ पर ओवरऑल एक कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट,
कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, पॉइंट 2 + 3i जो बना वो एक पॉइंट को, पोजीशन को डिनोट कर रहा है, एक पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, सो इतना पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई सवाल है मन में तो पूछ लीजिए, कोई क्वेरी है आपकी तो। सर ये जो आपने बोला अभी ये पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो फिर वो इमेजिनरी पॉइंट है ना? नहीं, देखिए, यदि वर्ल्ड इमेजिनरी है तो इस इमेजिनरी वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में तो ये पॉइंट उसके लिए रियल हो गया। आपने पूरा इमेजिनेशन किया हुआ है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यदि मैं ये पॉइंट को मान के चलूँ, ये लाइन को मैंने इमेजिन किया, और यदि आप 2,3 को प्लॉट करना चाह रहे हैं तो 2,3 का यदि पोजीशन होगा तो कहाँ बनेगा, वो पोजीशन आपको बना के दिखाया है कि यहाँ बन सकता है। ठीक है, रियली तो एग्जिस्ट ही नहीं करता नंबर, वो तो अपन पूरा इमेजिन करके चल रहे हैं। ठीक है आयुष, हाँ सर, हाँ सर। और कोई डाउट? चलिए, तो नेक्स्ट अपना पोर्शन है। इसमें अब अपन जो करने वाले हैं वो, ये जो आपका आई था, आयोटा, इसके पहले कुछ इंटीग्रल पावर्स पे अपन डिस्कशन करें, और फिर अपन इस चैप्टर में और कंटिन्यू करेंगे बातें आगे। तो पेज नंबर 3 पर नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। यहाँ पर इंटीग्रल का मीनिंग है इंटीजर, और इंटीजर में मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर, फिर अपन नेगेटिव इंटीजर भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो जो आयोटा है उस आयोटा पे अपन एक एक करके इंटीजर पावर, तो सबसे पहला जो इसमें है कि ये तो आप जानते हो कि आयोटा पावर 1 का वैल्यू आई होगा, आयोटा पावर 2 का वैल्यू -1, आयोटा पावर 3 का वैल्यू -i, और आई का पावर 4 का वैल्यू +1 होता है। एटलीस्ट ये 4 वैल्यूज आपने लर्न करनी है जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, तो आप ये जानते हैं कि आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ओवर -1 होता है। देन वी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस गिव्स यू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये पहला आपका सेकंड रिजल्ट वेरीफाई हो गया। नाउ यदि आप थर्ड रिजल्ट पे जाएंगे, आयोटा पावर 3 कैन बी रिटन आयोटा स्क्वायर इनटू आई, एंड iota स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 into i this gives you -i, and then you calculate the value of iota power 4, so this is iota square into iota square, which is -1 into -1, which gives you +1। और पहला वाला तो वैलिड है। तो ओवरऑल जो आपने देखा, मैंने यहाँ पर आपको 4 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 4 नेचुरल पावर लगाई आयोटा पर, और आप देख रहे हो 4 वैल्यू जो है वो i, -1, -i और +1। और अब इसमें एक और जो फाइनल है कि आप इसके आगे जाएंगे, आयोटा पावर 5 कैलकुलेट करो, आयोटा पावर 6 कैलकुलेट करो, आयोटा पावर 100, आयोटा पावर 1000, कोई भी पावर कैलकुलेट करो, जो आउटपुट आएगा, फाइनल वैल्यू जो आएगी, इन 4 के अलावा और कुछ नहीं आता। या तो i बनेगा, या -1 बनेगा, या -i बनेगा, या +1 बनेगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो ये है कि इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, और मैंने यहाँ पर ये 4 वैल्यू मेंशन कर दी। दिस इज आयोटा पावर 1, which is i, this is iota square -1, this is iota cube -i, and this is iota power 4 +1। अब जब आप आयोटा पावर 5 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो आयोटा पावर 5 जो है वो i के बराबर है। आयोटा पावर 6 कैलकुलेट करोगे, -1 आता है। आयोटा पावर 7 कैलकुलेट करोगे, -i आएगा। आयोटा पावर 8 कैलकुलेट करेंगे, +1 आएगा। फिर आयोटा पावर 9 कैलकुलेट करोगे तो i आएगा, और ऐसा बढ़ाते चली जाएगी। मतलब इन 4 के बाहर जाते ही नहीं है। ओवरऑल जो फाइनल आंसर है
वो 1 i माइनस आई या फिर -1 के बराबर होगा। कैसे होता है वो मैं आपको फर्दर कैलकुलेट, एक मैं बता देता हूँ। सपोज इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i पावर 5, आयोटा पावर 5 आपने कैलकुलेट करना है, आप इसको आप आयोटा पावर 4, क्योंकि इसका वैल्यू आप जानते हो, आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा पावर 1 लिखते हैं। इसका वैल्यू होता है 1, तो दिस बिकम्स 1 इंटू आई विच गिव्स यू आई। देखिए आयोटा पावर 5 जो है वो आई के बराबर हो गया। सिमिलरली व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट आयोटा पावर 6, this can be written iota power 4 iota square, this is 1 and this is -1, this gives you -1, so iota power 6 का वैल्यू -1 होगा। तो ऐसे ही जब आप 7 8 कैलकुलेट करेंगे तो सब यहाँ पर एडजस्ट होते चले जाएंगे, ये 4 के बाहर बनता नहीं। तो ओवरऑल एक बात जो आपने याद रखनी है, व्हेन यू कैलकुलेट इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, तो कोई भी इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपका इन 4 के बाहर नहीं जाना चाहिए, या तो 1 या तो i या -1 या -i, ये 4 के अलावा और कुछ मत लिख के आना। फाइनल आंसर जब भी आयोटा पे कोई पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो वो पावर का जो फाइनल आउटपुट है, जो फाइनल आंसर है, वो इन 4 के अलावा और कुछ नहीं बनता। 1 i -1 और -i। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए, एक स्क्रीनशॉट। सर अगर 256 समथिंग ऐसे नंबर्स है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करके? बर्तन का आवाज आ गया है, फिर से बोलिए। सर अगर बहुत बड़ा नंबर रहा, सपोज 256, तो उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 256 नहीं, आप 1000 ले लो, मैं 1000 कैलकुलेट करना आपको सिखाना हूँ, आज आप सब सीख जाओ। और 1000 की जगह -1000 लोगे तो वो भी मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। अभी तो अपन पहली प्रॉपर्टी पे कूदे हैं, आगे चलते हैं अभी अपन, ठीक है। इतनी बात में कोई डाउट है तो बताओ। 4 रिजल्ट हैं, ये 4 हैं, नो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाए, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये सब। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा में ये पहली प्रॉपर्टी होगी। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी, पेज नंबर 4। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अब मैं आपको इस बात पर पहुंचा रहा हूं कि मान लो जब आयोटा पे कोई नेगेटिव पावर आपको कैलकुलेट करने आए, तो नेगेटिव पावर भी कैलकुलेट करोगे तब भी फाइनल आंसर जो है वो 4 के अलावा कुछ नहीं आएगा। 1 i -i + i, मतलब कहने का यदि आप कोई भी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, इंटीग्रल या इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फाइनल आंसर आपका 1 -1 i -i के अलावा कुछ नहीं आएगा, 4 ही आते हैं। जब नेगेटिव पावर आएगा तब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आप समझिए। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो ये है कि 1/i का वैल्यू जो है वो -i, 1/i की वैल्यू -i होती है। और ये बिल्कुल वैसे ही आपने करना है जैसे कि आपको सिखाया गया है इरेशनल नंबर के लिए, कि कभी भी फाइनल आंसर 1/√2 अपन नहीं लिखते, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो 1/√2 को लिखने का तरीका आपको सिखाया गया है, 1/√2 का 1/√2 और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस बिकम्स √2/2। अब ये लिखने का सही तरीका है। बिल्कुल सिमिलर वे में हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। यदि आपको इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है तो केवल इतनी सी बात है कि 1/i को हम लेके चले, और 1/i के लिए हमने i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, एंड नाउ दिस बिकम्स i/iota स्क्वायर, और iota स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, दिस इज i/-1, एंड therefore finally we get result की 1/i is equal to -. तो ये रिजल्ट आपका हो गया वेरीफाई। और अब इसकी हेल्प से यदि आप आयोटा पे वही 4 पावर ले ले, अब मैं नेगेटिव 4 पावर ले रहा हूँ, पहले मैंने 1 2 3 4 लिया था, अब मैं नेगेटिव 1 2 3 4 ले रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखो, इस प्रॉपर्टी से अपन ये फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे, इफ वी कैलकुलेट आयोटा पे पावर -1,
तो आयोटा पावर -1 को आप 1/i लिखो। अब 1/i का मतलब क्या होता है, माइनस, एक रिजल्ट ये बनेगा। अब यदि आयोटा पावर -2 लेते हैं, जिसको 1/आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो दिस गिव्स यू -1। अब आप आयोटा पावर -3 लेते हो, दिस इज 1/आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर 3 का वैल्यू होता है -i। जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो -i, तो ये +i बनेगा, और आयोटा पावर -4, दिस इज 1/आयोटा पावर 4, which is 1/1, which is 1। तो अब आप देख रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट है जो है, वो भी जो है आपने आयोटा पे 4 नेगेटिव पावर लिए हैं, और आप देख रहे हो कि उनका जो फाइनल आंसर है वो भी 1i, -i और -1 के अलावा कुछ नहीं है। -i आया, +1 आया, +i आया, या फिर -1 आया। तो यदि आप आयोटा पे कोई भी नेगेटिव पावर कैलकुलेट करते हो तो भी आंसर आपका 1 -1 i के बाहर कहीं नहीं जाएगा। मतलब ओवरऑल जो पहली दो प्रॉपर्टी से हमारे पास रिजल्ट आया कि आयोटा पे जब भी आप कोई भी पावर कैलकुलेट करेंगे वो 1 -1 i या -i देगा, ये 4 के अलावा और कुछ नहीं देता। अब जो कुणाल का क्वेश्चन था कि मान लो उससे ज्यादा पावर आएंगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक मैं बहुत छोटा सा प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 3 इसके आगे जस्ट आ रही है, ठीक है। उसमें आप कोई भी पावर कैलकुलेट करना सीख जाओगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जब तक नहीं थी तब तक कैलकुलेशन ऐसे करते थे, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर, मान लो 21 आपको कैलकुलेट करना है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट, मैं बहुत पढ़ाऊंगा और मैं तो अभी, फिर इसके बाद आप अगले पेज पर सब कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। इफ यू हैव टू कैलकुलेट आयोटा पावर 21, तो अपन उस प्रोसीजर से नहीं जाएंगे कि क्या होगा 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर 21। तो ऐसे जाओगे तो समझ में आता है कि भैया आयोटा पावर 21 जो है वो आयोटा पावर 1 के बराबर है। लेकिन जब मैंने ऐसे कैलकुलेशन करी तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल उसमें पीछे रीजन क्या है, कि आप ये जान रहे हो कि हर 4 पावर के बाद वो रिपीट मार दे रहा है। 1 2 3 4 गए, फिर 5 में से फिर 5 6 7 8 में फिर रिपीट हो गया, फिर 9 10 11 12 में फिर रिपीट हो गई वैल्यूज। तो ये वैल्यूज रिपीटेशन हो रही है, और जब वैल्यूज रिपीट हो रही है और आफ्टर कितने के बाद रिपीट हो रही है, 4 के बाद, तो वही कैलकुलेशन आपने यहाँ पर करना है। 4 के बाद रिपीट होने का रीजन ये है कि आयोटा पावर 4 का वैल्यू हो जाता है 1। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जो हमको 21 दिया है, इस 21 को हम 4 से करेंगे डिवाइड। तो आप जब 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो कोशिएंट जो है वो 5 आता है और रिमाइंडर जो है वो 1 आता है। When 21 is divided by 4, then remainder is 1 and quotient is 5. 4 5 are 20 plus 1. मतलब ओवरऑल जो है आपको इसको 4 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो जब आप आयोटा पावर 21 को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट आयोटा पावर 21 को अपन 20 प्लस 1 लिखेंगे, जिसको आप आयोटा पावर 4 into 5 और आयोटा पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है बेस सेम है तो पावर्स ऐड होते हैं, और 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 बना देगा। और अब इसमें फाइनल जो है आयोटा पावर 4 पे पावर 5 और आयोटा पावर 1। आप जानते हो आयोटा पावर 4 1 होता है, और 1 पे 5 का पावर 1 ही होगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा। तो दिस इज द एक्चुअल कैलकुलेशन। जब भी आपको कोई हायर पावर ऑफ आयोटा कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करोगे, उसको जो भी पावर दिया होगा उसको उठा के सीधा 4 से डिवाइड मारोगे। 4 से डिवाइड मारने के बाद आप उसका 4 से डिवाइड करने के बाद आप उसको इस फॉर्मेट में लिखो। 4 का मल्टीपल होगा ये नंबर, और जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर। जब मैंने 21 को 4 से डिवाइड करा तो कोशिएंट 5 था और रिमाइंडर 1 था, तो मैंने 21 को 4 into 5 plus 1 लिख दिया। और ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि आप जानते हो आयोटा पावर 4 1 होता है, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 का मल्टीपल बनाया और रिमाइंडर को साइड में छोड़ दिया। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी में मैं इसका भी एक फाइनल कंक्लूजन आपको बताता हूँ
ठीक है, तो अपन चलते पेज नंबर 5 पर, प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोई डाउट हो आपको तो पूछ रहे हैं। इसमें मैंने दूसरी प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करी है कि 1/i माइनस आई होता है। सर वो क्वेश्चन के सेकंड स्टेप से फिर से बताना। ये जो 20 है, 20 को आप क्या लिखोगे, 4 × 5 + 1। और अब मैंने इसके पावर को कर दिया सेपरेट, ऐसा लिख दिया इसको, क्योंकि आपने पढ़ा है ये कि बेस सेम है, आई बेस है, तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। जब पावर्स ऐड करोगे 4 × 5 + 1 बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी नंबर 3, पेज नंबर 5। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अब आपने यदि कोई भी इंटीग्रल पावर ऑफ आई कैलकुलेट करना है, आई पावर एन, तो आप हमेशा इस आई पावर एन को आयोटा पावर 4n + r की फॉर्मेट में लिखोगे। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताई थी। m मेरा 21 था, 21 को मैंने 20 + 1 लिखा था, मतलब 4 से डिवाइड किया था, तो कोशिएंट n जो है वो कोशिएंट है, कोशिएंट मेरा 5 आया था और रिमाइंडर मेरा 1 आया। तो जब भी आपको कोई भी इंटीग्रल पावर ऑफ आई कैलकुलेट करनी होगी, तो आप उस पावर को उठा के सीधा 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने के बाद आप उस पावर को 4n + r की फॉर्म में लिख लीजिए। वंस यू राइट m = 4n + r, अब आपका काम खत्म है। अब इतना चेक करना है कि अब आप यदि ये रिमाइंडर देखोगे तो इतना लिखने के बाद इफ आपका रिमाइंडर 1 आता है, देन आयोटा पावर m जो है वो आयोटा पावर 1 के बराबर होगा, मतलब i। यदि आपका रिमाइंडर का वैल्यू 2 आता है, देन आयोटा पावर m = आयोटा पावर 2 which is -1। यदि आपका रिमाइंडर का वैल्यू 3 आता है, देन आयोटा पावर m = आयोटा पावर 3 जिसकी वैल्यू -i। और यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है, 4 से तो डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 नहीं आए, रिमाइंडर मिनिमम 0 होता है, देन आयोटा पावर m आयोटा पावर 0 के बराबर होगा, which is 1। तो अब आप देख रहे हो कि कोई भी जब पावर लगी हो तो आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का जो वैल्यू है हो सकता है 0 आ जाए, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, रिमाइंडर 3 आ सकता है। रिमाइंडर मोर देन 3 नहीं आएगा, क्योंकि आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कभी 4 नहीं बचेगा। तो 4 ही वैल्यूज आ सकती है रिमाइंडर की। और आपने इसमें देखा ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो ये है कि आप यदि इसको 4 से डिवाइड करते हो, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स की ये वैल्यूज आती हैं, और आपने ये भी देख लिया कि जो रिमाइंडर बचा आयोटा पे फाइनल पावर भी वही बचता है। यदि रिमाइंडर 1 था तो आयोटा पावर 1 हो जाएगा, 2 था तो आयोटा पावर 2 हो जाएगा, 3 था तो आयोटा पावर 3 हो जाएगा, और 0 था तो आयोटा पावर। आपने क्या करना है बेसिकली कि जब कोई क्वेश्चन आएगा, जो भी पावर आएगी उसको 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही फाइनल पावर ऑफ आई बचेगी। जैसे आपने अभी आयोटा पावर 21 वाला क्वेश्चन किया, तो आयोटा पावर 21 में जब आपने 21 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा, तो आप बता दीजिए कि आयोटा पावर 21 आयोटा पावर 1 के बराबर है। जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट आयोटा पावर 103, 103 कैलकुलेट करना है, तो 103 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा, तो आयोटा पावर 103 आयोटा पावर 3 के बराबर होगा, और आयोटा पावर 3 जो है वो -i होता है।
इसलिए आयोटा पावर 103 का वैल्यू माइनस आई के बराबर आए। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, आयोटा की कोई भी पावर आ जाए वो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछिए। इतनी बात है, कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव। जैसे मैं आपको अभी एक और कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 63, क्वेश्चन देखिए कि मान लो इफ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 63, आप 63 को 4 से डिवाइड करोगे, 15 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, आंसर आपका माइनस आई। सपोज इफ यू हैव टू कैलकुलेट आयोटा पावर 97, 97 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 97 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 जा ये, फिर 17, 4 जा 16, तो रिमाइंडर छोड़ेगा 1, तो ये आयोटा पावर 1। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, अब मान लो आयोटा पावर -69 कैलकुलेट करना है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर -69, तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले यदि नेगेटिव पावर आती तो आप उसको पॉजिटिव कर लिया करो। पहला स्टेप आपका कैलकुलेशन का ये है कि हम उसको नीचे ले जाके +69 बना दिए। अब इस +69 वाले को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, क्योंकि 4 1 जा 4, 2 29, 4 7 जा 28, तो आपका रिमाइंडर बचा 1। सो आयोटा पावर 69 जो है वो 1 अपॉन आयोटा पावर 1 हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन आई हो जाएगा। तो फाइनली ये आपको देगा माइनस। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। आपने जब भी कोई भी इंटीग्रल पावर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, यदि कोई भी इंटीग्रल पावर ऑफ आई कैलकुलेट करना है तो उस इंटीग्रल पावर को उठा के सीधा 4 से डिवाइड मारो, जो रिमाइंडर बचेगा वो फाइनल पावर बचेगी। और यदि कहीं नेगेटिव पावर आ गया तो नेगेटिव पावर वाले को पहले पॉजिटिव कर लेना। अब जब पॉजिटिव कर लोगे तो ये जो जितने भी बनती है वैल्यू वो सारी डिनोमिनेटर में बनेगी। तभी भी आप देखोगे कि फाइनल आंसर आपका 1 -1 आई माइनस, कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर इन 4 के बाहर मत कर देना, या तो 1 आएगा या -1 आएगा या आई आएगा या माइनस आएगा। और इसी रीजन से फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी निकलती है कि आयोटा पे कोई भी 4 लगातार पावर का सम हमेशा 0 होता है। सम ऑफ 4 consecutive powers of iota equals to 0। आयोटा पे 4 लगातार पावर का सम हमेशा 0 होता है। कोई भी 4 पावर लगातार होनी चाहिए, कहीं से भी उठा लो। जैसे मैं यदि स्टार्टिंग से ही ले लेता हूं, आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4, तो ये 0 आएगा, क्योंकि ये 4 वैल्यूज बनेंगी। आई से कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो आयोटा के कहीं से भी 4 लगातार पावर ले लो, जो मर्जी आए वहां से स्टार्ट कर लो। जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर 61, आयोटा पावर 62, आयोटा पावर 63, आयोटा पावर 64, 0 आएगी। कहीं भी आएगी 4 लगातार पावर आपको मिली तो उनका जो सम है वो हमेशा 0 आता है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें उठा के सीधा आयोटा पावर जो सबसे मिनिमम पावर है वो सीधी उठा के कॉमन ले। जब आप इसको कॉमन लोगे आयोटा पावर 61 को, तो अंदर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आई, 61 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ बचेगा आयोटा पावर 3। अब जब आप इनकी वैल्यू डालोगे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 + 1 से कट जाएगा। आयोटा पावर 3 माइनस आई होता है, तो माइनस आई प्लस आई से कट जाएगा। तो ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जब आपको 4 लगातार पावर आए तो जो सबसे मिनिमम पावर है उसको उठा के कॉमन ले लेना। और जैसे ही आप उसको मिनिमम पावर को जब उठा के कॉमन लोगे तो ये चीज बनेगी, और ये चीज का वैल्यू तो 0 ही होता है। कहीं से भी बस 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए। तो सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। तो आपने जो अभी तक प्रॉपर्टी देखी, सबसे पहली प्रॉपर्टी में आपने ये सीखा आयोटा पावर 1, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3 और आयोटा पावर 4 की वैल्यूज कितनी 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 होती हैं। सेकंड में आपने 1 अपॉन आई को माइनस आई लिखा।
थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने है, कोई भी इंटीग्रल पावर कैलकुलेट करना है 4n प्लस आर के फॉर्म में लिखो, जो रिमाइंडर बचेगा वही फाइनल पावर बचेगी, और 4 लगातार पावर का जो सम है आयोटा पे वो हमेशा 0 होता है। कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, 10 एक प्रॉपर्टी हैं, टोटल अभी 4 ही हुई हैं, आज सारे अपन खत्म नहीं कर पाएंगे, तो इसको अगली क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और इतनी बात में आपको भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर इसमें लगातार ही चाहिए पावर पूरी? क्या बोल रहे हैं अंशु? सर इसमें पावर जो है वो लगातार चाहिए? हाँ, 4 कॉन्जिक्यूटिव चाहिए। ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव वर्ड लिखा है, 4 लगातार होंगी तब ये प्रॉपर्टी यूज करना, और वो लगातार कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप। 1003 से शुरू कर लो, आप 2021 से शुरू कर लो, 2021 से शुरू करके 4 लगातार पावर यदि कहीं लग गई तो उसका सम उठा के सीधा 0 लिख देना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा आप रिवाइज करिएगा, बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में कल। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।